हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास तक हमने क्या कर लिया है, पूरा का पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब कवर कर लिया है हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कर ली हैं और उसके साथ साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो भैया, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। इसको डिफाइन किया जाता है किसी सिस्टम के लिए किसी पोजीशन पर दूसरी किसी पोजीशन के रेस्पेक्ट में। वैसे भी जब भी पोटेंशियल एनर्जी टर्म आती है तो वो किसी और के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन होती है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होता है, पोजीशन पे डिपेंड करती है कि किस पोजीशन के ऊपर है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको 11th क्लास का याद दिलाना चाहूँ, मैं ये बोलूँ कि ये एक पार्टिकल है m मास का, इसको मैं h हाइट के ऊपर लेके जाऊँ तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। आप कहोगे सर इसके रेस्पेक्ट में, जिसको अपन रेफरेंस मान लेंगे, इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। ये इसके रेस्पेक्ट में है, इसका मतलब हुआ अगर मैंने ये चेंज कर दिया, ये कर दिया मान लो, तो फिर यहां से हाइट देखी जाएगी, फिर अगर यहां से ले लिया तो यहां से हाइट देखी जाएगी, और अगर ऊपर से ले लिया तो हो सकता है नेगेटिव में आ जाए। कहने का मतलब है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी जाती है उसके लिए हम क्या मानते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं। यहां पे रेफरेंस अपन इनफाइनाइट पे मानेंगे, जहां का अपन क्या मान लेते हैं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और दूसरी बात, ये किसके लिए लिखेंगे, सिस्टम के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर सिस्टम फॉर ए पर्टिकुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पोजीशन। ओके, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लिखना चाहो इसको लिख सकते हो। ओके, दूसरी बात सिस्टम के लिए लिखनी है ना, हाँ, फॉर सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम। तो भैया जैसे मान लो कि मेरे पास में दो चार्ज है, प्लस क्यू है और एक प्लस क्यू है, दो Q1 Q2 लेता हूँ, Q1 है और Q2 है। ओके बेटा, Q1 Q2 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इन्फाइनाइट पे रख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बनाना है, ये सिस्टम मुझे बनाना है। तो ये भी कहाँ पर है, इन्फाइनाइट पे, बहुत दूर है। ये भी किधर है, इन्फाइनाइट पर है, ये भी इन्फाइनाइट पर है और ये भी इन्फाइनाइट पे। अभी इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कोई इनके बीच में फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अब आप क्या करो, इसको उठा के लेके आओ और यहां ले आओ, लाके रख दिया। जब यहां इसको लेके आओगे Q2 को, स्लोली स्लोली लेके आना भैया, यानी पूरा काम जैसे अपन पोटेंशियल के अंदर कर रहे थे वही करना है, लेकिन ये Q1 है तो इसको एकदम स्लोली 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 यहां ले आइए। अब जब स्लोली स्लोली लेके आ रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाएंगे, इधर। लेकिन लगाना क्यों एक्सटर्नल फोर्स, बताओ, क्योंकि कोई रिपल्शन करने वाला फोर्स ही नहीं है ना अट्रैक्शन वाला। अच्छा, तो भैया कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक बार कांस्टेंट वेलोसिटी मिल गई, उस वेलोसिटी से चलता रहेगा, क्योंकि इसके पास और कोई फोर्स लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई और फोर्स है ही नहीं। अगर नहीं है तो जब इसको लाया जा रहा है, पहले वाले पार्टिकल को लाया जा रहा है, तो वर्क डन मैं बोलूंगा 1 का, वो कितना हो गया, 0। ये किसका निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल का निकाल रहे हैं। ओके, ठीक है, पहले वाले को ला रहे हैं। लेकिन जब दूसरे को लेके आएंगे, अब Q1 आ चुका है बेटा, यहां पर क्या आ चुका है, Q1 यहां पर आ चुका है। अब Q2 को स्लोली स्लोली यहां पर लेके आओ, Q2 को स्लोली स्लोली लेके आना है, इसको भी स्लोली स्लोली ही लेके आना है। वो स्लो इसलिए लेकर आते हैं ताकि इन दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है वो ऑलवेज 0 रहे, ठीक है ना। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो हम चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो हमेशा क्या रहे, 0 रहे। ओके, हाँ। अब हमें दूसरे का देख ले, दूसरे को जब लाया गया तब तक पहला आ चुका था, दूसरे को जब तक लाए तब तक पहला बैठा। अच्छा, और ये पहला देख दूसरे को बोलेगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षित, यानी रिपल्सिव एक फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर रिपल्सन करेगा। अगर रिपल्सन करेगा तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक रिपल्सन लगेगा एक तरीके से हमको। तो आपको एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। जब आप इस डायरेक्शन में लगा ही रहे हो एक्सटर्नल फोर्स को, तो आपका पॉजिटिव नहीं हो गया, यस। एक बात बताओ, जब हमें क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से स्लोली स्लोली लेके आते थे 1 कूलम को प्लस 1 कूलम को यहां तक लाने में, तो क्या होता था, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोलते। अच्छा, इस बार क्यों ला रहे हैं, तो सर पोटेंशियल को Q2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वर्क डन आएगा। मैंने पहले बता दिया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना था, Q डेल्टा V, वैसे भी होता है, तो Q भी हो जाएगा। तो जब दूसरे को ला रहे हैं तब पहले का पोटेंशियल आ चुका है, ऐसा कह सकता हूं मैं, यस। यानी पहला आ चुका तो उसको मिला के उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा बेटा,
Q2 इंटू में V1 पहले का बनाएगा, पहले का वन आ जाएगा ना। यस सर, Q2 इंटू में पहले का वन कितना होता है Q1, ये R डिस्टेंस पे है तो कितना हो जाएगा R, Q1 डिवाइड बाई R। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई K Q1 Q2 डिवाइड बाई R, ठीक है ना। और ये आ गया दूसरे को लाने के लिए एक्सटर्नल का वर्क डन। और जो नेट वर्क डन किया गया एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो किस रूप में स्टोर हो जाएगा एक तरीके से, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। ये दो पॉइंट चार्जेज हैं, दो पॉइंट चार्जेज है। तो दो पॉइंट चार्जेज के लिए कैसे क्या फॉर्मूला है? स्केलर क्वांटिटी अगेन, क्योंकि वर्क डन ही तो है तो स्केलर क्वांटिटी सीधा सीधा रखेंगे K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। यानी इस सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ने जितना वर्क किया है वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मेरे ख्याल से ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। ओके बेटा, ठीक है ना। हाँ, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन देखेंगे अगर 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम बनाना था तो क्या करते, 4 का बनाना था तो क्या करते। ठीक है, नोट कर लो। ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसके लिए है? 2 पॉइंट चार्जेस जो R डिस्टेंस पे हैं उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रहे, हमने इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 माना है, यानी जो अपना रेफरेंस पॉइंट है वही कहीं पे, कहां पे है? इनफाइनाइट पर है। यानी रेफरेंस तो होना जरूरी है ना। बिल्कुल ठीक है भैया। अगर 3 पॉइंट चार्ज हो तो क्वेश्चन के रूप में लिख लो आप, तो 3 पॉइंट चार्ज है, ये है प्लस का Q, यहां भी है प्लस का Q, और यहां भी है प्लस का Q। और इक्वी पोटेंशियल नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एजेस पे नहीं, कॉर्नर्स पे रखे हैं, और इसकी जो साइड लेंथ है वो कितनी हो गई? A। अब आपको बताना है इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना, प्लस के ये तीनों, इनको बनाने के लिए कितना वर्क किया गया होगा। ओके, तो देखो सबसे पहले तीनों को इनफाइनाइट पे ले जाओ, तो सबसे पहले इसको लेके आओ, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। फिर जब इसको ला रहे होंगे तो इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाई A। फिर जब तीसरे को ला रहे हैं तो ये 2 आ गए ना। हाँ, इससे ऐसे सोचते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। नहीं, दूसरा तीसरा ऐसे लिख देते हैं। अरे अच्छे से समझ में आए थोड़ा सा बस। चलो, अभी कोई चार्ज नहीं है, तीनों कहां पर है? इनफाइनाइट पर है। अगर इनफाइनाइट पर है तो यहां कोई भी नहीं होगा, तीनों के तीनों कहां? बहुत दूर चले गए हैं। तो पहले को लाने के लिए वर्क डन, जब पहले को ला रहा हूं तो कितना वर्क डन करना पड़ा? अच्छा, इनफाइनाइट से ला रहे हो, कोई है क्या? कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ कितना करना पड़ेगा? नहीं, कितना वर्क डन आएगा? 0। सिंपल सी बात है भैया, 0 आएगा। दूसरे को जब ला रहे हैं तब एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? एक्सटर्नल का वर्क डन कितना होगा? देखो, जब दूसरे को ला रहे हैं तो पहला यहां आ चुका है, विराजमान हो गया, बहुत बढ़िया से। अब दूसरे को ला रहे हैं, अच्छा ये आ गया पहले से ही, तब तो वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल को, क्योंकि जोर आएगा ना, क्योंकि रिपल्सन मिलेगा। वर्क डन करो तो वर्क डन कितना हो जाएगा? K इंटू में इस जगह का पोटेंशियल, एक तरीके से ऐसा बोल सकता हूं, ये इस पोजीशन का पोटेंशियल। ये पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा? खुद का वाला नहीं करना है, इस वाले चार्ज की वजह से। वो कितना हो जाएगा? K Q1 Q2, तो बट दोनों ही सेम है तो Q लिख देता हूं मैं भी, डिवाइड बाई R। तो कितना हो गया? KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R। बात समझ आई होगी? ठीक है सर, आई इतनी तो। अब यहां पे भी Q विराजमान हो गया। अब तीसरे को लेके आओ, तीसरे को लेकर आना है भैया, तो तीसरे का वर्क डन देख लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स का, वो कितना आएगा? अच्छा, पहले 2 तो आ ही चुके हैं, अब इन दोनों के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, अब समझ आया। तो मैं बोलूंगा आप क्या करो, इस चार्ज की जो वैल्यू है Q है, और इस जगह का पोटेंशियल उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो देखो Q इंटू में इस जगह का पोटेंशियल इन दोनों की वजह से आएगा, इसकी वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आएगा। वो कितना हो जाएगा बोलो? तो पहले आएगा K Q डिवाइड बाई A, ही आएगा ना। हाँ, यहाँ A कर लो यार, ठीक है। हाँ, ये इसकी वजह से आएगा, लेकिन ये इतना ही इसकी वजह से भी आएगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा। कितना आएगा? 2 टाइम्स। अगर आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछोगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो वो कितनी आ जाएगी? अगर मैं लिखना चाहूं
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो कितनी होगी के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये 2 k q² बाई होगी ना, तो टोटल ऐड कर दो कितना हो गया 3 k q² बाई ए। अब देखो अगर 4 होंगे तो इसे निकालते कब तक निकालते रहेंगे, ऐसा काम करते हैं एक कोई रूल फिक्स बना लेते हैं। तो देखो भैया हमें जोड़े बनाने आने चाहिए। देखो ये एक सेट बन गया जो ए डिस्टेंस पे, 2 पॉइंट चार्ज हैं जो कि ए डिस्टेंस पे है, तो इनकी आ जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई ए। ये 2 पॉइंट चार्ज हैं, ये भी एक ए डिस्टेंस पे वैसे, लेकिन इनका भी तो एक पेयर बन रहा है, एक पेयर इनका बन गया, एक पेयर इनका बन गया, एक पेयर इनका बन गया, तो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे, इसलिए 3 पेयर बन रहे। कितना आ गया 3 k q² बाई ए। बात समझ आती है ना। हाँ, ऐसे लिखने में थोड़ी आसानी होगी। तो हम क्या ध्यान में रखेंगे, अब से पेयर ध्यान में रखेंगे कि कितने पेयर बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी बनाने के लिए। पॉइंट चार्ज के देखने ध्यान रखना, पॉइंट चार्ज के कितने पेयर बने उस हिसाब से आप लिख देना, सिंपल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर नोट कर लेना। नोट तो आपको करना ही है बेटा, नोट्स तो खुद के बनाने ही पड़ेंगे। चलो क्वेश्चन ये है बेटा, कि एक स्क्वायर है बेटा, और स्क्वायर के चारों कोनों पर इसकी लेंथ है ए, साइड लेंथ। अब आपको बताना है सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि चारों को इन्फिनिट पे ले जाओ, तो सबसे पहले इसको लाओ, कोई वर्क नहीं करना, फिर इसको लाओ, इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, फिर इसको लाओ तो इन 2 के अगेंस्ट करना पड़ेगा, फिर इसको लाओ 3 के अगेंस्ट करना पड़ेगा। टोटल आप जोड़े बना लीजिए, उससे ज़्यादा आसान नहीं हो जाएगा। आप ट्राई करना चाहिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको यूं यूं बता दूंगा। कर लिया, देखो जरा ध्यान से। देखो भैया बात ऐसी है, ये 2 क्यू चार्ज हैं ए डिस्टेंस पे, जोड़े बनाने ना अपन को पेयर देखने, कितने पेयर बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर। टोटल कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। अच्छा 6 पेयर बनेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि डिस्टेंस का ध्यान बहुत रखना जरूरी है। इसके अंदर डिस्टेंस, जैसे ए डिस्टेंस है तो ये भी ए डिस्टेंस है, ये भी ए है, ये भी है, बट ये वाली जो डिस्टेंस है ना वो √2a है भैया। डिस्टेंस अलग हो जाएगी पेयर में। हाँ, और जो सेम डिस्टेंस वाले हैं, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ए डिस्टेंस वाले कितने पेयर हैं, ए डिस्टेंस वाले कितने पेयर हैं, 4 पेयर। और √2a डिस्टेंस वाले कितने पेयर हैं, अरे बोलो यार कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं। अरे वाह, टोटल 6 पेयर हो गए ना। हाँ, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना आपके यूं बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। कैसे, देखो 4 पेयर हैं, बढ़िया, के Q1 Q2 डिवाइड बाई ए डिस्टेंस पर है, प्लस में 2 पेयर ऐसे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस √2a है, तो के Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस, बस सिंपल। ध्यान से देखो, के क्यू स्क्वायर बाई ए तो आ गया कॉमन, इधर बचेगा 4 प्लस उधर बच गया √2। अरे बच गया ना। हाँ ओके, हो गया, फिर सिंपल है। ठीक है बेटा, आगे करें। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक क्यूब है बेटा, क्यूब, घन बोलते हैं इसे हिंदी में। ओके, ये क्यूब है और इस क्यूब के हर कॉर्नर पर क्यू चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है ना। और इस क्यूब की साइड जो है वो ए है। अभी थोड़ा ट्विस्ट ये है कि सारे जो चार्जेस हैं वो अल्टरनेटिव, जैसे ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ये माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस के बाद में ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये प्लस का। देख लो सारे अल्टरनेटिव हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सारे अल्टरनेटिव। अब आपको बताना है इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पेयर बनाने पड़ेंगे। देखो
अभी मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला पेयर निकालने का। जैसे 3 था, है ना, 3 चार्जेस थे ना, उसके अंदर पेयर बने थे 3, लेकिन उसका फॉर्मूला होता है NC2, ये फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना सारे बच्चे, पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है NC2, इतने पेयर फॉर्म होंगे भैया। NC2 का क्या मतलब हुआ, n की वैल्यू कितनी है 3, 3C2 रखो तो कितना आएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1, ठीक है, तो कट जाएगा, कितना बनेगा 3। चलो सर बढ़िया, मान लिया आपकी बात। इसके अंदर रखो तो ये आएगा 4C2 फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू 2, ये तो आता होगा ना, मैं तो भाई मैं नहीं बता रहा अरे फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो कितना हो गया 4, ये होता है 24, 6, मैंने पहले बोला था 6, एकदम सही वैलिड है। इसके निकालियो जरा, कितने हैं 8 हैं चार्जेस, पेयर कितने बनेंगे, कितने बने 28, कितने बने 28। तुम निकालो जरा 8C2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 8 कितना होता है 8 इंटू में 7 इंटू में बचा हुआ 654, उसको मैं फैक्टोरियल 6 लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई ये 2 ही हो गया इंटू में 6 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट हो गया, 8 7 56 28। मैंने पहले बोला था कितने आएंगे 28। ओ हो, बस 28 है ना, डरने की जरूरत नहीं है। आप जिस रूम में बैठे हो ना उस रूम को अज्यूम करो, देखो कितने कोने हैं 1 2 2 पर 4, 2 ही आगे, 5 है 7 8, 8 कोने, हर एक पे एक एक प्लेस्ट है। ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है a, ये कितना डिस्टेंस है a डिस्टेंस है ना, हाँ। तो देखो पेयर कितने बन रहे हैं a 2 a डिस्टेंस वाले, एक ऐसे ऐसे इसके अंदर दोनों देखना मुश्किल है, रूम के अंदर देखना और ज्यादा आसान है। देखो भैया एक नीचे वाला हो गया ना नीचे वाला, एक ये वाला हो गया 2, एक ये वाला हो गया 3, एक ये वाला हो गया 4, ध्यान से सुनते ना, एक ये वाली लाइन होगी ऊपर वाली 5, एक ये वाली 6, एक ये वाली 7, एक ये वाली 8, एक ये वाली 9, एक ये वाली 10, फिर एक 11 और एक ये 12, यानी पेयर में बनाऊं तो 8 पेयर ऐसे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 12 पेयर ऐसे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है a, और है कितने कितने प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी दो अल्टरनेटिव साइन वाले आ रहे हैं, q और माइनस q वाले आएंगे इसमें, यही आएगा ना, बहुत बढ़िया। अगले देखो, अगला तो बहुत सिंपल है। देखो ये फेस है ना, सामने वाला एक पूरा फेस, कितने फेस होते हैं 6 फेस है। तो इस फेस के इस कॉर्नर को इससे मिलाओगे, जैसे ये वाला है, ये वाले को इससे मिलाओ, ये कितना डिस्टेंस आएगा √2a डिस्टेंस आएगा, बिकॉज ये भी a है ये भी a, ये 90 डिग्री है, ये कितना आएगा √2a। एक √2a वाला ये डायगोनल आएगा, एक √2a वाला ये डायगोनल आएगा, दो डायगोनल आ रहे हैं एक फेस के अंदर। टोटल फेस कितने हैं 6, तो टोटल डायगोनल कितने हो गए 12, यानी 12 डायगोनल मिलेंगे जिनके बीच का डिस्टेंस, यानी 12 पेयर ऐसे मिलेंगे तुमको जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है √2a। और अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो ये माइनस और ये भी माइनस, यानी जब इनके पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो प्लस में आएगी, इन दोनों के लिखूंगा तो भी प्लस में आएगी, इन दोनों के लिखूंगा तो भी प्लस में, इन दोनों की आएगी तो प्लस में। कोई से भी दो ले लो, सेम सेम साइन क्या है, या तो आ रहा है माइनस माइनस और क्या आ रहा है प्लस प्लस, यानी जब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखने जाऊंगा तो मेरे का एक काम आएगा। अभी 12 और 12 24 हो गए, 2 कम रह गए, यानी 4 कम रह गए। 4 पेयर कौन से हैं देखो जरा, इसका जो मैन डायगोनल है, तो अगर थोड़ी देर पहले ध्यान दिया हो तो ये निकाला हमने कितना a, ये साइड है ना, तो और इसका जो ये वाला डायगोनल नीचे वाला √2a का आएगा, और ये इसका बॉडी डायगोनल कितने का जाएगा √3a का आएगा, कितने का आएगा √3a का। ये आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा देख लीजिए। देखो ये √2a है, ये a है, अब इसको इससे मिला दो, मैन वाले को √3 आएगा, क्योंकि वही पाइथागोरस। ओके, और इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे दो अपोजिट कॉर्नर को देखो, है ना, इसके ऊपर अगर प्लस है तो इस पे माइनस होगा, फिर उस पे प्लस होगा, फिर इस पे माइनस होगा, यानी प्लस और माइनस हो गया, फिर अपोजिट है ना सामने सामने, तुम खुद भी देख लो। जैसे ये प्लस है तो इस पे माइनस है, ये प्लस है तो इस पे माइनस है, ये माइनस है तो इस पे प्लस है, ये प्लस है तो इस पे माइनस है, यानी एक होगा प्लस का और एक होगा माइनस का। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है मुझे, तो वो कितनी आ जाएगी 12 पेयर की लिख दो तो आएगा 12 टाइम्स k, q1 q2, q स्क्वायर तो हो जाएगा वो, लेकिन माइनस का होगा ना, डिवाइड बाई a, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करो q1 q2 माइनस q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। फिर अगला आएगा प्लस
12 पेयर ऐसे जिनके बीच का डिस्टेंस √2 है, लेकिन ये भी दोनों या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे, तो हो जाएगा KQ² डिवाइड बाई √2। वो प्लस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस का मल्टीप्लीकेशन भी प्लस आएगा, और दोनों प्लस के हैं तब भी उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस में ही आएगा। और अगले जो चार हैं वो नेगेटिव में आएगा, पहली बात तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, बढ़िया, और उनके बीच का डिस्टेंस है √3 है। इस तरीके से हमने ये सारी की सारी जो इस सिस्टम को बनाने के लिए जितनी पोटेंशियल है, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स था, वो ये इतना है, ठीक है ना। ये ऐसे ही पूछ सकता है कि बताओ इस सिस्टम को बनाने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यानी कितना करना पड़ा हमें। ओके, आप इसको फटाफट नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा देखते हैं कि दो चार्जेस हैं +Q और +Q, ठीक है ना। ये पॉइंट O है, ये डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस भी है A, और इससे एक पॉइंट है यहाँ पर P, उसके ऊपर चार्ज प्लेस्ड है Q, ये वाला डिस्टेंस भी A है। इस वाले चार्ज को उठा के यहाँ रखना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स किसके लिए, जो ये Q चार्ज है उसको मूव कराना है कहाँ से कहाँ तक, P से लेकर O तक। ये O है भैया, जीरो नहीं है, O है। P से लेकर O तक मूव करा दीजिए, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगेन क्या होता है भैया, मैंने क्या बोला, आप रेफरेंस मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, अभी तो मैंने बताया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होता है। देखो इनफाइनाइट पे 0 था, यहाँ पे आते हो गया वर्क डन, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यही तो है, तो वही मैं बोला, कितना आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, अरे नहीं समझ लिख सकते हैं ना, फिर यहाँ की लिख दो, खत्म कहानी। ऐसा करेंगे ना, अंतिम माइनस प्रारंभिक करना होता है, तो अंतिम की यहाँ पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहाँ की, ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो यहां जब रखा हुआ है तब की कितनी आ जाएगी, तो आएगी 2 पेयर बनेंगे या 3 बनेंगे, पेयर तो 3 बनेंगे। देखो जरा ध्यान से, पेयर तो 3 बनेंगे। कैसे, जब यहां रखा हुआ है एक इसका और इसका, एक इसका और इसका, एक इसका और इसका, बढ़िया है, और यहां रखा है तब भी 3 बनेंगे, इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका। लेकिन ये दोनों का जो पेयर है ना, वो हर बार आ रहा है, ना, तो फाइनल में भी आएगा, इनिशियल में वो कट जाएगा। मैं लिख देता हूं उसे, तो यहां का रखो, फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो कितने आएगा, 2 पेयर ऐसे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस A है, तो कितना हो जाएगा 2KQ² बट्टा A। 2 पेयर ऐसे बनेंगे, ये देखो, जिनके बीच का डिस्टेंस A है, प्लस में एक पेयर ऐसा बनेगा जिसके बीच का डिस्टेंस 2A है, बढ़िया है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखो 2 पेयर ऐसे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस √2A है, ये देखो ये √2A बनेगा, पाइथागोरस लगा लो, ये भी √2A होगा और ये भी √2A होगा। तो 2 पेयर ऐसे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस √2A है, प्लस में एक पेयर ऐसा है जिसके बीच का डिस्टेंस 2A है। वही मैं बोला, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये माइनस का हो जाएगा ना, दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गया। अभी आपका पास में वर्क डन कितना आएगा, 2KQ² डिवाइड बाई A माइनस √2KQ² बाई A, देखो, और KQ² बाई ये कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा 2 माइनस √2। अगर किसी बच्चे को याद होता है, हम पहले भी कर चुके, बट आज जो था अपन पोटेंशियल एनर्जी को एनालाइज करना चाह रहे थे एक तरीके से, तो वो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। नोट कीजिए इसको, आगे करते हैं फिर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 QQ चार्ज है जिनका मास कितना है M, माने आइडेंटिकल हो गए तीनों, और इनको एक A साइड लेंथ का क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उन तीनों के कॉर्नर पे इनको रखा गया है,
और अभी तीनों को मैंने पकड़ रखा, जैसे ऐसे पकड़ के रखा है, लेकिन अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये देखो इस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, तो तीनों ऐसे भाग नहीं जाएंगे, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तीनों भागेंगे बढ़िया तरीके से, हाँ भागेंगे तो सही। इसका मतलब है ये इधर भागेगा, ये किधर भागेगा, ये किधर भागेगा, नेट फोर्स जिधर लगेगा उधर ही भागेगा भैया। अब जब इनके बीच की, यानी जो ये अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल में रहेंगे ये तीनों, और रहना जरूरी है क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास जहां पहले वहीं का वहीं रहेगा, और उसी में रखने के लिए सारे के सारे किस में रहेंगे, अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल में रहेंगे। तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल 2a साइड का बन जाए, जब ये भागते भागते 2a साइड का क्या बना ले, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उस समय इनका क्या बताना है, स्पीड। यानी स्पीड तीनों की सेम आएगी, मैं पहले बताता हूं, आइडेंटिकल है इसलिए तीनों की स्पीड क्या आएगी, सेम। आपको वो स्पीड बतानी है, फाइंड आउट स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, फाइंड आउट स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। देखो भैया इस दुनिया जहान में इन्हीं को रखा गया है और कोई है ही नहीं, कोई है नहीं, तो इनके बीच में आपस में फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये तो सिस्टम की फोर्स ही हो गई, यानी इंटरनल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, बढ़िया। दूसरी बात, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा तो अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। इसकी एनर्जी जो सिस्टम की ऑलवेज क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, तो क्या अप्लाई कर दो, एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, इसके अंदर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको जीरो मानना है, ठीक है ना, उसको नहीं मानना आपको। ओके सर, नहीं मानेंगे, अरे वो लगभग जीरो ही होती है, क्या ही मानो, ठीक है। अब देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं मैं, दूसरे वाली जो कि ग्रेविटेशनल वाली उसको नगण्य, यानी आपको नेग्लेक्ट कर देना है उसे, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल फाइनल की प्लस में काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल की। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितने हैं भैया, कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ए पे 3 पेयर बनेंगे, तो अभी अभी क्या आपने 3k⁴/a, ये आ गई, ठीक है जी। काइनेटिक, किसी के पास कोई स्पीड नहीं है, मैंने इसे पकड़ के रखा है, कोई स्पीड नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जीरो इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी, फाइनल, अच्छा 2a वाले पे आ गए तो कितनी जाएगी, अगेन 3 ही पेयर बनेंगे, 3k² डिवाइड बाई 2a डिस्टेंस आ गई, प्लस में काइनेटिक एनर्जी आ गई भैया, तीनों के पास स्पीड है, तो ये स्पीड कितनी जाएगी, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, हाफ mv² इसके पास है, हाफ m, यानी 3/2, यानी 3 पार्टिकल है ना इसलिए, और हर एक की कितनी होती है, mv²। क्या यहां से v निकालना मुश्किल काम है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जरा ध्यान से देखो, इसको इधर ले आओ, हाँ मैं इसे लिख देता हूँ, 3/2 mv² इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कितना, 1/2, तो बचेगा कितना, 1/2, यानी 3k² डिवाइड बाई 2 ये बचेगा। ओके, 2 से 2 कैंसिल, अरे अच्छा 3 से 3 भी कैंसिल, बढ़िया, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं ना भाई। 2 ये हो गया, 3 हाफ mv² हो गया, 3/2 ये हो गया, ये इधर जाएगा तो 1/2 बचेगा, बिल्कुल सही बच रहा है, क्या कर सकते हैं। तो v² इज इक्वल टू कितना आ गया, k²/2ma, और अगर स्पीड निकालनी हो किसी एक पार्टिकल की तो कितनी आ जाएगी, √k²/2ma। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है भैया, समझ में आया, आया ही होगा। ओके, अब कुछ नहीं किया यार, देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग नहीं रही, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। तो अगर यही कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं तो आपकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगी, कंजर्व। तो मैंने वही अप्लाई कर दिया, इनिशियल पोटेंशियल लिखो, काइनेटिक। अब अपनी आदत क्या है, अपन ग्रेविटेशनल वाले भी लिख देते हैं, है ना। यहाँ ग्रेविटेशनल वाली आप नगण्य जीरो मानने, वैसे आएगी -3gm1m2 यानी m² डिवाइड बाई a, वो आएगी, लेकिन बहुत कम आती है, जी की वैल्यू बहुत कम होती है ना इन कंपैरिजन में, किसके, के कंपैरिजन में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, काइनेटिक है नहीं क्योंकि कोई स्पीड नहीं है इनके पास स्टार्टिंग में, पोटेंशियल आ गई ये फाइनल वाली, और काइनेटिक आ गई फाइनल वाली, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं और अपना स्पीड आ गया है हर पार्टिकल का। ओके बेटा, ठीक है, ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा
कि Q1 Q2 इसका मास है M1 इसका मास है M2 और दोनों सेम नेचर के हैं। Q1 एंड Q2 क्या है बेटा, सेम नेचर के। यार नहीं सॉल्यूशन लिखो मैं, Q1 एंड Q2 किसके हैं, सेम नेचर के। या तो दोनों प्लस के मान लो या दोनों माइनस के मान लो, ठीक है ना, सेम नेचर के हो गए। अब हमने इनको छोड़ दिया, अभी तो हमने ऐसे पकड़ रखा था लेकिन अब छोड़ दिया। छोड़ते अगर सेम नेचर के दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा तो दोनों भाग जाएंगे। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, भागेगा ना, ठीक है, भागेगा तो सही। आपको बता रहा जब दोनों इन्फानाइट पे चले जाएं, दोनों के बीच में मैंने कोई भी जो अट्रैक्शन था वो जीरो हो जाए। अट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं होता, अट्रैक्शन का मतलब इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा था वो जीरो हो जाए, मतलब कोई अब रिपल्सन अट्रैक्शन कुछ नहीं लगेगा। हाँ तो ध्यान से देखो, जब इन्फिनिटी पे जाएगी तो फाइंड आउट, आपको क्या करना है, फाइंड आउट स्पीड ऑफ बोथ particles when both are at infinite, ठीक है ना। जब ये इन्फानाइट पे पहुंच जाए तब कितना आएगा। ओके बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, अगर करना चाहो कर सकते हो, वरना मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझा रहा हूं, ठीक है, समझे। ओके देखो बेटा, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो इंटरनल फोर्स हो गया। इस पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो दोनों के लिए क्या हो गया, इंटरनल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, अच्छा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जहां पर है वहीं का वहीं रहेगा, हिलेगा भी नहीं। चाहे इन्फिनिटी पे चले जाए, सेंटर ऑफ मास अभी भी कहां है, जहां है वो वहीं का वहीं रहेगा। अच्छा सर ऐसी बात है, जी बिल्कुल ऐसी ही बात है बेटा। तो दोनों का क्या है बेटा, सेम, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, बट मास सेम नहीं है। तो इन्फिनिटी पे जाके मैं मान लेता हूं इसकी स्पीड कितनी होगी, v1, किस वाले की, Q1 की। इस वाले Q2 की स्पीड कितनी होगी, v2। अभी ये दोनों के बीच में इन्फिनिट डिस्टेंस है, इन्फिनिट डिस्टेंस है तो बहुत ही सही है, मतलब कोई अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं लग रहा होगा। ओके बढ़िया। इसके पास मास कितना है m1, इसके पास मास कितना है m2, बढ़िया। तो पहला तो ये एनर्जी कंजर्व रहेगी, जी सर एनर्जी तो कंजर्व रहेगी क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग ही नहीं रहा। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा इसका मतलब है कि एनर्जी क्या रहने वाली है, कंजर्व। एनर्जी कंजर्व रहेगी तो लगा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, लगा दो भैया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो कितनी हो जाएगी, अरे बोलो रे, इनिशियली Q1 Q2 डिवाइड बाई R प्लस में काइनेटिक कितनी है इनिशियली, जीरो। अरे कितनी है, जीरो। कोई स्पीड थोड़ी ना इनके पास, नहीं है सर नहीं है, बढ़िया, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल कितनी हो गई, जीरो। अरे इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया, R की जगह इनफाइनाइट रखना, हाँ सर जीरो आ रहा है अरे बहुत सही है ना। जब बहुत दूर चले गए तो Q1 को डिवाइड बाई इनफाइनाइट करो, कितना आ रहा है, जीरो। प्लस में काइनेटिक फाइनल कितनी चाहिए, अच्छा इसकी हो जाएगी सर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v2 स्क्वायर। अरे यही हुई ना। आप में से किसी बच्चे ने पूछा नहीं कि इन दोनों का वेग इक्वल हो जाएगा क्या, अरे इक्वल नहीं होगा बेटा, जो वेलोसिटी है दोनों की इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि मास नहीं पता। अगर दोनों का मास इक्वल होता तो क्या दोनों का स्पीड इक्वल हो जाता, तब सोचना पड़ता और तब इक्वल ही आता। बस समझ आ रही। अगर दोनों का मास इक्वल होता ना बेटा तब सेम ही आता। क्यों, अभी समझते हैं, देखो अभी थोड़ा समझते हैं। देखो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा ना, यानी सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहे हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा सिस्टम पे तो एक चीज और होती है, लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो दूसरी चीज जो कंजर्व रहेगी वो क्या रहेगी, लीनियर मोमेंटम। तो मैं क्या कह सकता हूं ना, बाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, बाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी लीनियर मोमेंटम इनिशियली कितना है, वैसे कह सकता हूं ना लीनियर मोमेंट के हिसाब से पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल। पी यहाँ पोटेंशियल नहीं है, ये है पी मतलब मोमेंटम एम वी वाला। इनिशियली जीरो, दोनों का ही कितना है, जीरो प्लस जीरो बराबर फाइनली कितना हो गया। देखो इस वाली डायरेक्शन को प्लस मान लो तो ये वाली क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वाली प्लस डायरेक्शन मानता हूं। तो कितना हो गया बेटा, m2 v2 माइनस m1 v1। तो अगर ध्यान से देखोगे तो m1 v1 बराबर क्या आ गया, m2 v2। यानी इसका भी मैं यूज करने वाला हूं। मुझे ये इक्वेशन क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो इस इक्वेशन में v1 v2 दो वेरिएबल आ गए, इक्वेशन आई है एक, अगर दो वेरिएबल एक इक्वेशन काम नहीं चलेगा।
मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। इसलिए ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी मैंने बताया कि अगर दोनों का मास इक्वल होता तो दोनों के ऊपर तो रिपल्सिव फोर्स लगता, फोर्स की वैल्यू क्या होती सेम। अरे चार्ज पे तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, चार्ज के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आता। अच्छा हाँ सर, तो फोर्स है सेम, फोर्स में हम किसका डिवाइड करते हैं, मास का डिवाइड करते हैं, तो एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते, सेम डिस्टेंस करते हैं, या दोनों का स्पीड भी क्या होता है सेम, v इक्वल टू यू प्लस टी। अरे मतलब ये तो नहीं लगेगा बट कुछ और लगेगा, बट कह तो सकते हैं ना कि दोनों का स्पीड क्या आएगा सेम, जब दोनों का एक्सेलरेशन क्या है बेटा सेम। बढ़िया बढ़िया, ये आ गया m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो मेरे ख्याल से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, दूसरे के अंदर रख दो। जैसे मुझे v1 निकाल लेता हूं मैं, है ना, v1 आएगा m2 बाई m1 v2, तो v1 कितना आया m2 बाई m1 इंटू v2, और ये रख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या है, k q1 q2 डिवाइड बाई r इज इक्वल टू, ये कितना बन गया हाफ, दोनों में से हाफ कॉमन आ गया, g कॉमन आ गया, फिर ये m1 है, ठीक है जी, v1 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा m2 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 स्क्वायर इंटू में v2 का स्क्वायर, जी सर, प्लस में m2 इंटू में v2 स्क्वायर, यही होगा, हाफ तो मैंने कॉमन ले लिया ना, k q1 q2 डिवाइड बाई r इज इक्वल टू, हाफ तो पड़ा रहेगा, ये देखो एक m1 से तो गया, जी सर गया, अभी बाहर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है m2 इंटू में v2 का स्क्वायर, बाहर कॉमन ले सकता हूँ मैं, ले सकता हूँ ना, m2 इंटू में v2 का स्क्वायर, जी सर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m2 स्क्वायर तो बाहर चला गया डिवाइड बाई m1 v2 स्क्वायर बाहर चला गया, प्लस में m2 बाहर चला गया, 1 बचेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं इसी को पहले लिख लेता हूँ, तो कितना आएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा, ये m1 इधर चला जाएगा, एलसीएम लूंगा तो m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 इज इक्वल टू कितना होगा k q1 q2 डिवाइड बाई r। बढ़िया है, बढ़िया। ध्यान से देखेंगे तो मुझे v2 की वैल्यू निकालनी थी, यही निकालना था ना, ठीक है सर, तो मैं 2 को यहाँ भेज रहा हूँ, m2 m देखो इसको लिख सकता हूँ m1 m2 डिवाइड बाई m1 m2, m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 m2, बढ़िया। तो v2 स्क्वायर कितना आ गया, पहली बात तो 2 चला गया उधर, k q1 q2, 2 चला गया उधर k q1 q2, और साथ में चला गया ये, अरे ये डिवाइड में नहीं है भैया, हाँ ये तो वैसे है ना, हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, जैसा भी है अपना है, ओके सर। तो यहाँ आएगा m1 ओके डिवाइड बाई, इधर कितना बच गया m2 बच गया एक तो, और क्या बच गया साथ में m1 प्लस m2, और अब हमें v2 निकालना है तो क्या कर देना, इसका स्क्वायर रूट भी कर देना, तो v2 की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स k q1 q2 m1 डिवाइड बाई m2 m1 प्लस m2 का स्क्वायर रूट। अगर v2 आ गया तो v1 भी आ ही जाएगा, बहुत सिंपल है, फिर तो लिख लो इसको इतना, मैं v1 निकाल देता हूँ फिर, ठीक है, इतना तो लिख लिया होगा, थोड़ा बहुत तो पहुँच कर सकते हो रे तुम तो, कभी भी आगे पीछे कर सकते हो रे, ठीक है जी। v2 आ गया, v2 की वैल्यू इसमें पुट कर देना, या फिर मैं बोल सकता हूँ ना v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m2 बाई m1 इंटू में v2 की वैल्यू पुट करो, तो v2 कितना आएगा 2k q1 q2 m1 डिवाइड बाई m2 इंटू में m1 प्लस m2। ध्यान से देखो, ये m1 अंदर जाएगा तो m1 का स्क्वायर आएगा, m1 के स्क्वायर से m1 कैंसिल, ये अंदर जाएगा तो m2 आएगा, यानी कुल मिला के m1 m2 अपनी पोजीशन बदल लेंगे, तो v1 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2k q1 q2 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो v1 भी आ गया और v2 भी आ गया, आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये क्यू चार्ज है, इसका मास है m, इसको हमने यहाँ फिक्स कर रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, फिक्स कर रखा है, यानी मूव नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। एक माइनस क्यू चार्ज है, वो क्या करती है, इसके इलिप्टिकल पाथ पर क्या कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, और ये इसके एक फोकाई पे प्लेस्ड है, ठीक है ना, इलिप्टिकल जो अपना इलिप्स है उसके जो एक क्यू है वो एक फोकाई, एक तरीके से प्लेनेट हो गया, ठीक है, लेकिन ये फिक्स है भैया, मूव नहीं कर सकता, बहुत बढ़िया।
अब जब यहां पर होता है तब इसका वेलोसिटी होता है v1, जब यहां पे आता है तब इसका वेलोसिटी होता है v2। आपको फाइंड करना है v1 एंड v2। फाइंड आउट v1 एंड v2 निकाल लो, थोड़ा सा ट्राई करना तो कर लो। ओके, देखो एक इक्वेशन तो कौन सी हो सकती है, एनर्जी कंजर्वेशन वाली, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सही रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा? नहीं रह सकता। आप पहले ये सोचो, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं, एक एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रहा है, नॉन कंजर्वेटिव तो नहीं है, लेकिन एक क्योंकि ये क्यू फिक्स है ना, तो इसको फिक्स रखने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इस क्यू को फिक्स रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? जी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बट उसका वर्क डन नहीं है, क्योंकि वो यहीं लगा बट उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो उसका कोई वर्क डन नहीं है, यानी एनर्जी अभी भी क्या रहेगी? कंजर्व। हाँ, ये तो देखो काम आएगा कि नहीं आएगा वो इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं एक बार। समझ में यही पड़ा कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, आगे कहानी देखें क्या निकले, है कि नहीं। तो एनर्जी कंजर्वेशन दोनों जगह क्या रहेगी? सेम। तो यहां ये पोजीशन में मान लेता हूं 2 और ये 1, तो 1 की जितनी एनर्जी है तो E1 बराबर मैं E2 कर दूं, तो 1 के ऊपर एनर्जी यानी काइनेटिक कितनी हो गई? अच्छा, मास नहीं दिया था क्या आपको? इसको मास भी लेना छोटा m, तो कितना हो जाएगा? बोलो बोलो कितना हो जाएगा? वो जाएगा KQ, नहीं काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v1 स्क्वायर, प्लस में पोटेंशियल भी आएगी, इन दोनों की क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। वो कितनी जाएगी बोलो? वो आ जाएगी KQ माइनस Q डिवाइड बाई R2, यानी ये डिस्टेंस कितनी? R2, दैट्स वाई ये मैंने R2 लिख लिया, बराबर आएगा हाफ m v2 स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ की काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? KQ माइनस Q डिवाइड बाई R1, क्योंकि R डिस्टेंस कितना हो गया? R1। बहुत बढ़िया। अब दो वेरिएबल आ गए भैया, कौन कौन सा? एक तो v1 और v2, यानी एक इक्वेशन तो और बनानी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लो। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई वे में लिख लेते हैं। ये देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा? m v1 स्क्वायर माइनस माइनस क्यों किया? क्योंकि ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, माइनस 2k KQQ डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू m v2 स्क्वायर माइनस 2KQQ डिवाइड बाई R1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरी इक्वेशन क्या लगाएं? पिछली बार तो हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया था, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। यहां एक्सटर्नल लग रहा है, इसलिए लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहेगा। जब जब सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है, तो क्या करें? क्या हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दें? उसके लिए एक्सटर्नल टॉर्क का 0 होना जरूरी है। अच्छा, जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इसी लाइन से पास कर गए, और जो एक्सटर्नल है वो भी यहीं से पास कर गया, यानी इस पॉइंट के अबाउट तो एक्सटर्नल टॉर्क ऑलवेज क्या है? कंजर्व रहेगा। नहीं समझ आ रही बात जी? इस पॉइंट के अबाउट, यानी ये जो पॉइंट है उस पॉइंट के अबाउट क्या लगा देंगे अपन? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अप्लाई करो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। और वो क्या होता है? अरे इसके पास वेलोसिटी है ना, तो मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो यही होता है। तो मोमेंटम कितना है? m v1 इनटू में r1, फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा m v2 r2। ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, इजीली सोल्व किया जा सकता है। वैसे मैं निकाल लेता हूँ, किसी एक चीज की वैल्यू निकाल लो, चाहे v1 की निकाल लो चाहे v2 की निकाल लो, और उसको पुट कर देना। चलो मैं v1 की निकाल लेता हूँ, तो m1 सॉरी ये m ही तो था, सॉरी m से m गया, फिर m से m गया, तो v1 कितना जाएगा? v2 r2 डिवाइड बाई r1। m1 की v1 की वैल्यू आ गई। ओके, ये v1 की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो रख दो m v1 का स्क्वायर कितना हो गया? फिर v2 का स्क्वायर इनटू में r2 का स्क्वायर डिवाइड बाई r1 का स्क्वायर। सबका स्क्वायर करना पड़ेगा यार, सबका स्क्वायर दो, ठीक है जी। माइनस 2 टाइम्स KQQ डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू m v2 स्क्वायर माइनस 2KQQ डिवाइड बाई R1। ओके, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसको इधर ले आओ और v2 स्क्वायर कॉमन ले लो, बढ़िया। तो मैंने v2 स्क्वायर ले लिया कॉमन। अब क्या बचा? एक तो बचेगा हर जगह से m भी तो कॉमन ही आ रहा है, m भी तो कॉमन ही आ रहा है, ठीक है। फिर m v2 स्क्वायर कॉमन ले लो,
एम वी टू स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का हो चुका भैया, ध्यान रखना। एम वी टू स्क्वायर बाहर चला गया, ये क्या बचा आर टू का स्क्वायर डिवाइड बाई आर वन का स्क्वायर माइनस वन, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो क्या बचेगा टू के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर टू माइनस टू के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर वन। नीचे से आएगा आर वन आर टू, एलसीएम क्या जाएगा आर वन आर टू, ये आएगा एम वी टू स्क्वायर, और इसको थोड़ा ध्यान से देंगे, आर वन एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइड बाई आर वन स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आर वन आर टू एलसीएम आ जाएगा, वैसे टू के क्यू ये तो कॉमन ही आ गया, ठीक है जी, फिर क्या आएगा आर वन आर टू एलसीएम आ जाएगा, यहां कितना बचेगा आर वन माइनस आर टू, ठीक है जी। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कहीं नेगेटिव में तो नहीं आ रहा है, हाँ, ओहो हो, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। क्या हुआ कि जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो ये देखो ये डिस्टेंस R2 है बेटा, है ना, M1 V1 R2 है, तो ये R2 R1 में गड़बड़ी हो गई, ये हो गया R1, तो यानी हो गया R1, ये हो जाएगा R2, छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये कितना हो जाएगा R1 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर, यानी ये तो ठीक ही था, इनमें तो कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो नहीं है ना, नहीं है। फिर यहाँ बदलाव करना जरूर पड़ेगा मुझे, R1 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर, ठीक है। फिर मुझे यहाँ करना पड़ेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और ये करना पड़ेगा R2 स्क्वायर। हाँ, ये इसलिए पता लगा मुझे क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है R1 माइनस R2, तो यहाँ पे R1 माइनस R2 आ रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, फिर प्लस में बचाना चाहिए, आंसर माइनस में कैसे आ सकता है, वेलोसिटी अंडर रूट के अंदर माइनस में कैसे आ सकती है, यही मैं सोचा, इसलिए हाँ, तो पता लग जाता है, कई बार गलती हो सकती है, कैलकुलेशन देखो हो गया, वो इसी क्वेश्चन को लिखते टाइम ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे R2 तो किसी का V2 लिख लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम सही रास्ते पे हैं। तो ये M1 M V2 स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो R1 माइनस R2 R1 प्लस R2, ये R1 माइनस R2 से गया, तो यानी इधर कितना बचा R1 प्लस R2 ही बचा ना, ये तो कट जाएगा मेरे ख्याल से R2 स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 2k क्यू क्यू इंटू में R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 R2, ये देखो ये गया, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कटेगा नहीं, ओके। बाकी अब V2 स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, तो एक R2 से R2 भी गया, वैसे थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक R2 से एक R2 भी गयो भाया गयो, क्या बचा यहाँ पे, ये गया R2, बढ़िया, ये R2 ऊपर चला जाएगा तो 2k क्यू क्यू R2, 2k क्यू क्यू R2 डिवाइड बाई R1, साथ ही साथ में m आएगा, यानी m R1, साथ ही साथ R1 प्लस R2 भी आएगा, और इन सब का हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, और अगर मुझे V2 पूछा गया V1 पूछा गया तो R1 R2 को रिप्लेस कर देना, बस दैट्स इट, आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। तो हमने क्या किया इसमें, पहले हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, वो इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि कोई जो का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो लग ही नहीं रहा, लग भी रहा है तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स के रूप में लग रहा है, वो पता नहीं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, बट उसने कोई वर्क नहीं किया, है तो नॉन कंजर्वेटिव बट उसने कोई वर्क ही नहीं किया, अच्छा बढ़िया है, तब तो सिस्टम के अलावा फोर्स है, वो ऐसे एक्सटर्नल फोर्स है, तो उसने कोई वर्क नहीं किया ना, दैट्स वाई इसकी पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, बढ़िया, ठीक है जी। दूसरा, हमने लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते थे, हमें एंगुलर लगा सकते थे, लीनियर इसलिए नहीं लगा सकते थे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ गया, जब भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है आपका लीनियर मोमेंटम कभी कंजर्व नहीं रहता है। दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम वो तो रहेगा सर, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट जो फोर्स जा रहा है वो इसी पॉइंट से जा रहा है, तो इस पॉइंट से इसका टॉर्क कितना होगा, जीरो, बाकी तो सब इंटरनली है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो टॉर्क क्या हो गया, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। फिर M1 V1 R1, हाँ थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो गई थी कैलकुलेशन में, बट हमने सुधार ली, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पूरा एकदम सेम टू सेम है। हमने क्या कर दिया, V1 वो एक की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर रख दी और अपना आंसर भी आ गया, ओके, फटाफट नोट कर लो इसको। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है
कि एक चार्ज Q है ऐसे प्लेस्ड है और इसको क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, और इससे हमने क्या किया, इनफाइनाइट डिस्टेंस से एकदम इसी की लाइन में, अभी लाइन में है कि नहीं ये पता नहीं, बट मेरे से जैसा बन रहा है मैंने बना दिया है, मुझे लाइन में लगते हुए बनाया मैंने। इससे क्या किया गया, प्लस Q चार्ज और मास m, इसका भी ले लेते हैं मास m अगर जरूरत पड़ेगी तो, पढ़नी नहीं थी। इसको यहाँ से क्या किया, ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन गन है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, फायर कर सकते हैं, या अल्फा पार्टिकल है उसको फायर कर दिया। हाँ याद आया मुझे, जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो गोल्ड फॉइल ली थी और गोल्ड फॉइल के सामने अल्फा पार्टिकल क्या करते, धड़ आए थे। उनमें से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ था, अच्छा भागा 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 भागा, और ये जो अपना न्यूक्लियस था गोल्ड का उसके पास आगे चला गया था। तो ये दोनों के बीच का क्या था, मिनिमम सेपरेशन था ना। हाँ वही क्वेश्चन है कि आपको क्या निकालना है, दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन। ये क्यों है, इसको हमने इस तरह से v स्पीड दी है, क्या दिया, v स्पीड। यहां मैंने v वोल्टेज से एक्सेलरेट नहीं किया है ना। अगर वो आपसे बोले कि इसको कितने v वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया तो इसके काइनेटिक एनर्जी क्यू हो जाएगी, फिर आपको हाफ mv² लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्पीड दी है तो आपको क्या गिवन है बेटा, स्पीड ही गिवन है। आपको स्पीड दे दी और बोला इससे स्पीड छोड़ा गया और ये आएगा और ये फिक्स है तो ये मूव कर नहीं सकता, तो आपको बताना है कि मिनिमम सेपरेशन कितना हो जाएगा। तो ये भागा भागा आएगा, इस पे के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में आ रहा है, रिपल्सन लगेगा उसी डायरेक्शन में, भागा भागा आएगा आएगा धीरे धीरे होगा और यहाँ रुक जाएगा, जैसे अल्फा पार्टिकल रुका था और फिर वापस भाग गया था, तो यहाँ तक आके रुकेगा। और ये जो मिनिमम सेपरेशन है जिसको अपन आर मिनिमम बोलते हैं, क्या हम वो निकाल सकते हैं क्या, आसानी से निकाल सकते हैं। ओके निकाले, फिर अब ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो। चलो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सीधी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा। देखो ये फिक्स है, इसका मतलब यहां से एक्सटर्नल फोर्स तो लगा होगा क्योंकि वो रिपल कर रहा है तो भागने, बट जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है उसका वर्क डन तो है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 है। दैट्स वाई अपन क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। फिर कितना आएगा एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के बाद में, वो आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस में फाइनल पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ mv² प्लस में पोटेंशियल 0 है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। फाइनल काइनेटिक कितनी हो गई, 0, रुक गया ना भाई, यहां पे आके इसका स्पीड कितना हो गया, 0, रुक ही गया। फाइनल पोटेंशियल कितनी हो गई, Q डिवाइड बाई आर मिनिमम। अरे सर एक ही वेरिएबल है आर मिनिमम, सब गिवन है तो यहां से आर मिनिमम निकलता है। मैंने कहा क्यों नहीं निकलेगा, तो कितना होगा बेटा, हाफ mv² इज इक्वल टू KQQ डिवाइड बाई आर मिनिमम। तो यहाँ से अगर मैं आर मिनिमम निकालना चाहूँ तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2KQQ डिवाइड बाई mv²। बढ़िया बढ़िया, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बहुत सिंपल सा था, ये तो सिंपल था, अगला सिंपल ना है भैया, तो अगले की ओर बढ़ते हैं। आज तो मेरे को टाइम को पता ही नहीं चला यार, फटाफट हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, ताकि अपना पोटेंशियल एनर्जी वाला पिंड ही छूटे। ये नोट कर लिया, समझ आया ना, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगा, कुछ भी नहीं लगा हमने। ये भागा भागा आया, रिपल्सन की वजह से आ गया, रुक गया। लेकिन याद करो उसके अंदर कोई और अल्फा पार्टिकल थे, वो न्यूक्लियस से ऐसे, ये तो सीधा के चला गया था है ना, 20,000 में से एक था, बाकी क्या था, ऐसे ऐसे भाग गए थे, ऐसे भाग गए थे, कुछ ऐसे भाग गए थे। ओ हो, तो यहां से आया कौन, यहां से हमने पिछली बार भेजा है, यानी इसकी एक सिद्ध मान लो। इस बार यहां से नहीं भेजेंगे, इस बार मैं यहां से भेजा हूं। ये प्लस का क्यू चार्ज है, इसका मास है और इसको वेलोसिटी डी वी, और ये जो सेपरेशन है ये कितना है, डी है। ओके तो डी दे दो। अब क्या होगा इस बार, तो आपको बताना है इन दोनों के बीच की मिनिमम सेपरेशन, वही मिनिमम सेपरेशन लोकेशन। तो क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज आएगा, ये जब तक ऐसे आ रहा है तब इसके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगा, क्यू। तो यानी इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। पिछली बार तो वेलोसिटी इधर थी और फोर्स इधर लगा था, तो क्या हो गया था, डी एक्सेलरेट हो गया था और धीरे धीरे जाके रुक गया था। इस बार क्या होगा, इस बार इसका पाथ चेंज हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना यार, पाथ चेंज होगा भैया, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, मुड़ेगा, भाग जाएगा। देखो बाकी के अल्फा पार्टिकल ऐसे ही गए थे कि नहीं गए थे, बिल्कुल गए थे। तो ये ऐसे मुड़ गया, तो यहां कहीं जब इसके ऊपर मैं क्या डाल दूंगा, परपेंडिकुलर, वैसे सीधी बात है। हाँ तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, जिसको मैं क्या लिख लूं, आर, वो मुझे कैलकुलेट करनी है। और इस टाइम पर इसका स्पीड मैं मान लेता हूं कि v1 हो गया होगा, v देके छोड़ा था और v1 हो गया, क्योंकि 0 तो हुआ नहीं है। हाँ 0 हुआ भी नहीं है,
तो सर पहली बात तो ये कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, ये फिक्स है भैया, लगा नहीं है, ये फिक्स है, एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा यहाँ पर, बट उसका वर्क डन नहीं है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए ना एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस में पोटेंशियल फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है बेटा, बोलो कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 नहीं है, हाफ mv² है, प्लस में पोटेंशियल देखो हाफ mv² है ना यार, यहां से लेके निकला है हाफ mv², पोटेंशियल इनफाइनाइट डिस्टेंस से कितना होगा 0 बराबर फाइनल काइनेटिक, फाइनल तो यहाँ का लिखना है ना मुझे, तो यहाँ का वेग वेलोसिटी है हाफ mv1² प्लस में पोटेंशियल देखो कितना आएगा, बोलो वो आ जाएगा k q डिवाइड बाई r, जिसको मैं r मिनिमम बोल दूं बेटा, यही मुझे कैलकुलेट करना। जी सर, सर एक बात समझिए, आपका v गिवन था, v1 नहीं दिया हुआ, r नहीं दिया हुआ, यानी एक समीकरण इक्वेशन बनी है, एक वेरिएबल आ गए, दो नहीं निकलेगा। अरे यार इधर निकलेगा बेटा, इसका मतलब आपको कहीं एक और इक्वेशन सोचनी पड़ेगी। सोचो यार सोचो, IIT में सिलेक्शन लेना है, सोचो। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, हाफ mv² बराबर हाफ mv1² प्लस में k डिवाइड बाई r मिनिमम। अब देखो जरा दूसरी इक्वेशन के लिए, दूसरी इक्वेशन ऐसी है भैया कि देखो, क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर तो नहीं, एंगुलर लगा सकते हैं क्या? जी लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो यहीं से जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट, बाकी नहीं लगाना। हमें किस पॉइंट का, इस पॉइंट का, तो टॉर्क अबाउट ओ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलो इनिशियल टॉर्क कितना है, तो इस पॉइंट के अबाउट, ये देखो इसका मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी। अरे नहीं है क्या, है ना, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, mv इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया डी। ओके, यहां का मोमेंटम कितना हो गया, mv1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r मिनिमम। अरे बढ़िया सर, mv1 r मिनिमम। तो यहां से v, हमें r मिनिमम निकालना था, v1 तो फालतू में आ गया था, m से m उड़ गया, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, vd डिवाइड बाई r मिनिमम। ये इक्वेशन नंबर 2, v1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो रख देते हैं इसमें अंदर, कितना है बेटा, हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mv1²। v1 का स्क्वायर करोगे तो v² d² डिवाइड बाई r। अभी r लिख देता हूं मैं, मिनिमम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ r² लिख रहा हूं, तो r प्लस में, हाँ प्लस में कितना हो गया, k डिवाइड बाई r। अब यहां से क्या कैलकुलेट करना है, r कैलकुलेट करना है। अब यहां से कैलकुलेट कर लेना, r शायद क्वाड्रेटिक बनेगी, बिल्कुल शायद क्वाड्रेटिक बने, क्वाड्रेटिक क्यों बन रही है, क्वाड्रेटिक नहीं बननी चाहिए ना, हाँ क्वाड्रेटिक क्यों बन रही है, वापस देखता हूँ। एक मिनट, v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, vd डिवाइड बाई r मिनिमम। तो यहाँ v1 का स्क्वायर है, जी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, v² d² डिवाइड बाई r², बढ़िया, k ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बट यहाँ तो क्वाड्रेटिक आती हुई दिखाई दे रही है मेरे को, क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, मुझे निकालना वैसे आ रही है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, कोई नहीं निकल जाएगा ना। मेरा काम था कंसेप्ट समझाना, पहला एनर्जी कंजर्वेशन समझाना, दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन समझाना, यानी कैसे लगेंगे, कितना लगेंगे और क्या क्या होगा। तो अब अपने पास जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने लगभग सारे के सारे कवर कर लिए हैं। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बेस्ड, वो सारे आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो, और ट्राई नहीं, उनका एग्जैक्टली सही आंसर भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।